Welcome students to second lecture or concluding lecture of chapter number 1, that is overview of international business and globalization. हम इंट्रोडक्शन में इससे पहले कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं जिनको हम लेके आगे चलेंगे. शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी स्लाइड्स का बाकायदा आगाज. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पिछले लेक्चर में आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही वाले शेयर किए गए थे और इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से हम ग्लोबलाइजेशन क्या है और इंटरनेशनल बिजनेस किस तरह से काम करता है ये पढ़ चुके हैं. हम ग्लोबलाइजेशन के ऊपर होने वाले क्रिटिसिज्म्स को पढ़ चुके हैं और अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेसेस कैरी किए जाते हैं या कंपनीज क्यों इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और किस वजह से ये इतना ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है. So first thing, objectives of entry in international business. What are the main objectives for which organizations do participate in international business? Those are basically three objectives. First one is expanding sales. Obviously, जो भी कंपनी है उसका एक प्राइमरी पर्पस है कि वो अपनी सेल्स को ज्यादा कर सके, क्योंकि जब उनकी सेल्स ज्यादा होंगी तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सकेंगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के बाद उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, वो कॉस्ट लीडर बन सकते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी रीजंस की वजह से हर कंपनी की ये डिजायर होती है कि वो अपनी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा सकें, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर सकें. सो जाहिर बात है सेल्स को बढ़ाने के लिए आपके पास टारगेट मार्केट का होना जरूरी है. अगर आपके लोकल मार्केट के अंदर आपके टारगेट पॉपुलेशन या आपके कंज्यूमर जो हैं वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं, आई मीन आपके जितने कंपेटिटर्स हैं उन सब के दरमियान में मार्केट टोटली सैचुरेटेड हो चुकी है, तो फिर आपके पास और कोई चॉइस नहीं बचता अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए सिवाय इसके कि आप फॉरेन मार्केट्स के अंदर जहां कहीं आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है आप वहां पे अपनी सेल्स एक्सपेंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट रीजन जिसके लिए कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं वो है एक्सपेंडिंग सेल्स. देन एक्वायरिंग रिसोर्सेज आ जाता है कि जारी बात है हर कंट्री के अपने सर्टन रिसोर्सेज होते हैं. किसी कंट्री में लेबर चीप है, किसी कंट्री के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ज्यादा हैं, किसी कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है. समटाइम्स कंपनीज को सर्टेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं जो कि उनकी अपनी होम कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं होते. तो उन रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए बिजनेसेस जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. वो दूसरी कंट्रीज के अंदर जहां पे वो रिसोर्सेज चीपर अवेलेबल हैं, रेडिली अवेलेबल हैं, वो वहां जाके अपनी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसकी मदद से वो उन रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल आप इस चीज से ले सकते हैं कि इस वक्त दुनिया के मोस्टली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन मेनली चाइना से कर रहे हैं. स्पेशली एशिया के लिए अपनी जितनी भी प्रोडक्शन उनकी वो चाइना से कर रहे हैं. उसकी वजह ये है कि चाइना उनके लिए एक आइडियल लोकेशन है इन्वेस्ट करने के लिए. वहां पे टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, वहां पे चीप लेबर भी अवेलेबल है, वहां पे चीप रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टैक्सेशन वहां पर रिलैक्स्ड है एज कंपेयर टू यूरोप एंड अमेरिका. तो ऑब्वियसली उनके लिए ज्यादा फिजिबल चॉइस ये है कि वो यूरोप और अमेरिका से प्रोडक्शन करके सारी दुनिया को भेजने की बजाय जो चाइना है, जो एशिया अफ्रीका इनके नजदीक लगता है, यहां से प्रोडक्शन करके उन कंट्रीज के ऊपर वहां पे भिजवाएंगे. हाँ, वो मार्केट्स जहां का कस्टमर सेंसिटिव है कि वो मेड इन चाइना चीज नहीं खरीदना चाहता, उनके लिए वो छोटी मोटी प्रोडक्शन जो स्मॉलर लेवल की प्रोडक्शन है वो अमेरिका और यूरोप के अंदर
परफॉर्म कर रहे हैं। अदरवाइज उनकी जो बल्क प्रोडक्शन है वो सारी चाइना से हो रही है। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर उनकी बिजनेस के लिए फिजिबल रिसोर्सेज रेडिली अवेलेबल है। देन तीसरे नंबर पे रिड्यूसिंग रिस्क एक बहुत अहम ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का। अगर आप सिर्फ एक लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और उसी को परस्यू कर रहे हैं, तो किसी भी वजह से अगर उस लोकल मार्केट की इकोनॉमी प्रॉब्लम का शिकार होती है या वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके अगेंस्ट चेंज हो जाते हैं, ऐसे टैक्सेशन पॉलिसी ऐसे आ गई जो आपके लिए फिजिबल नहीं है, तो आपको लॉसेस सफर करना पड़ सकते हैं। तो लेकिन अगर आपका बिजनेस 3-4 मुख्तलिफ कंट्रीज के ऊपर फैला हुआ है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक कंट्री में जहां पे आपको एडवर्स इम्पैक्ट का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे दूसरी कंट्री में आप कोई ना कोई बेनिफिट ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में रहती है। बिल्कुल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरह। अगर आपने फाइनेंस, आपको याद हो तो फाइनेंस के अंदर जहां पे आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोज बनाते हैं, जो रिस्क ऑफ लॉस है उसको कम करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जब आपका बिजनेस एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो वो रिस्क ऑफ लॉस जो है वो कंट्री की वजह से, कंट्री की इकोनॉमी की वजह से, कंट्री की पॉलिटिकल पोजीशन की वजह से वो जो रिस्क ऑफ लॉस है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड है। ओके जी। सो कमिंग फॉरवर्ड, हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कि किस तरीके से कंपनीज जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंट मोड्स जिनको यूज करते हुए कंपनीज जो हैं अपने आप को इन करती हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। हम वो देखेंगे वन बाय वन, दैट इज मोड्स ऑफ ऑपरेशंस इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है जी, किस तरह कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, अब हम वो देखेंगे। सो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने के कंपनीज के पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिनमें से सबसे इजी और ट्रेडिशनल मेथड है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का। ये इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिशनली अगर बात की जाए, आज से 20-25 साल पहले की बात की जाए, तो उसमें तो ये सिर्फ एक ही किस्म की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती थी, दैट वाज मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दैट इज के फिजिकल गुड्स को कंट्री से बाहर भिजवाना या इंपोर्ट करना। लेकिन ओवर द इयर्स जो है सर्विसेज सेक्टर ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, और अब बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज डेवलप हो गई हैं कि जिनको आप अपनी कंट्री में बैठे हुए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग सर्विसेज जो है वो उसकी एक एग्जांपल है कि जिसके अंदर हमारे मुल्क में बैठ के आप अपने फ्रीलांसिंग के जरिए अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक फर्स्ट ऑप्शन है कंपनीज के पास, और ये रिलेटिवली इजी है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपनी होम कंट्री के अंदर बैठे बैठे ही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को हैंडल कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स वगैरह ओपन करके बड़ी आसानी से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस कैरी किया जा सकता है। इसको मैंने ट्रेडिशनल मैकेनिज्म भी इसीलिए कहा है कि जब टेक्नोलॉजी कम थी और कंपनी लोगों के लिए दूसरे कंट्री की मालूमात हासिल करना मुश्किल हुआ करता था, तब यही एक सोल मेथड यूज हुआ करता था इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बहुत कम ऐसी कंपनीज हुआ करती थी जो कि दूसरे तरीके कार के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के ऊपर जाएं। ज्यादातर कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ही रिलाई करती थी इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी के लिए, या यूं कहना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हद तक थी। तो एक स्टेप आगे चले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से, तो नेक्स्ट ऑप्शन कंपनीज के पास इन्वेस्टमेंट्स की होती है कि कंपनीज जो हैं वो दूसरे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म कर सकती हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में हो सकती है या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में हो सकती है। इनको हम आगे चल के भी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इनमें। बट इवेंचुअली अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक स्टेप फर्दर रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आप फाइनेंशियल कमिटमेंट सिर्फ उतनी ही कर रहे हैं जितनी
आप ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में आप बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट्स का रिस्क एज कंपेयर टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ज्यादा होता है। फिर अगर आप दूसरे कंट्री के अंदर कोई कंपनी अपनी प्रेजेंस चाह रही हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से उसका काम नहीं बनता, तो वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के जरिए इस चीज को क्विकली इंश्योर कर सकती है। सारी बात है, इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज ऐसी आ जाती हैं, और फिर लार्ज कैपिटल को मैनेज करना, अरेंज करना वो प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंट्री में अपनी प्रेजेंस चाहती है और क्विकली चाहती है, तो उसका बेहतरीन तरीका होता है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। आप ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स देके, फ्रेंचाइजिंग के जरिए आप दूसरे कंट्री के अंदर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर सकते होते हैं। तो अब हम इन एंट्री मोड्स को डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन के हर मोड के क्या एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सो वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जैसा कि मैंने कहा कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिशनल मेथड है और लेस रिस्की है, और इसके अंदर दो तरह की इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं, मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सर्विसेज की। मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली है विजिबल ट्रेड, टेंजिबल गुड्स जहां पे एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे थे, लेकिन सर्विसेज चूंकि नजर नहीं आती, इनटेंजिबल गुड्स होती हैं, इसलिए इसको इनविजिबल ट्रेड भी बोला जाता है। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि आप फ्रीलांसिंग के जरिए जो अपनी सर्विसेज फॉरेन कंट्री में मौजूद अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके सर्विस एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी में आता है। सो जो हमारे लिए सर्विस एक्सपोर्ट है वो जाहिर बात है फॉरेन कंट्री का जो क्लाइंट है आपका उसके लिए सर्विस इंपोर्ट होगा। सो इस तरह सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो चूंकि ट्रेडिशनल ट्रेड जो है वो बेसिकली मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ही बेस करती थी। तो अभी भी आज भी जो किसी भी कंट्री है उसका जो मेजर ट्रेड वॉल्यूम है वो मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फॉर्म में होता है। सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम है एज कंपेयर टू मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बट इसका भी शेयर बहुत ज्यादा है। आज के वक्त की अगर बात करें तो आज के दौर में सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन किसी भी कंट्री की जीडीपी में अदर सेक्टर्स जो हैं, रियल सेक्टर्स, उनसे कहीं ज्यादा है। इसी तरह सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट चूंकि लेस कॉस्टली भी होती है, लेस रिस्की भी होती है, इसलिए ज्यादा इजीली परफॉर्म की जा सकती है। लेकिन मर्चेंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फॉर्म में आपको एक्चुअली फिजिकल गुड्स को मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आपके लिए जरा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और रिस्की हो सकती है। सो सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके एग्जांपल्स में आपकी ट्रैवलिंग आ जाती है, टूरिज्म आ जाता है उसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, कोरियर सर्विसेज, ये ऐसी चीजें हैं जो कि सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो दो तरह की चॉइसेस होती हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अगर आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्ट करते हैं या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, या उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर मोस्टली परफॉर्म की जाती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली जब कोई कंपनी एक्चुअली किसी दूसरे कंट्री में जाके लैंड परचेज करती है, वहां पे फैक्ट्रीज लगाती है, प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, और उस तरह वहां पे जाके फिजिकली अपनी प्रेजेंस इंश्योर करती है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आती है। सो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज में, कि जहां पे एक फॉरेन इन्वेस्टर आपके कंट्री में आके आपके रिसोर्सेज की ओनरशिप एक्वायर कर रहा है। जब वो लैंड परचेज कर रहा है, वहां पे फैक्ट्री लगा रहा है,
तो वो बेसिकली आपके नेचुरल रिसोर्सेज की ओनरशिप एक्वायर कर रहा है। या दूसरा तरीका इसका होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि किसी वर्किंग कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज्यूम कर लिया जाता है। वो किस तरह कि फॉरेन इन्वेस्टर आके आपके कंट्री के अंदर पहले से वर्किंग किसी कंपनी के शेयर्स 51% या उससे अबव परचेज कर लेते हैं, तो उसका कंट्रोल जो है वो दूसरे इन्वेस्टर के पास, फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास चला जाता है और हमारे मुल्क की वो कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी फॉरेन कंट्री की कंपनी की। तो सब्सिडरीज क्रिएट करके उसकी मदद से भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योर की जा सकती है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड जो है वो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग सेलिंग, इस तरह की होती है, जो कि प्योरली एंड प्योरली फाइनेंशियल होती है इन नेचर। उसके अंदर किसी किस्म की ओनरशिप एज्यूम नहीं की जाती रिसोर्सेज की। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो आप ऑन कर रहे होते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं लाइक लैंड हो गया, लेबर हो गया, उसकी ओनरशिप आप एक्वायर नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने किसी एजेंट के थ्रू ओनली स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के जरिए। क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे होते हैं, आप बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो ये यूजुअली लॉन्ग टर्म होती है इन नेचर। आपके लिए एक मरतबा आपने किसी कंट्री के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उस कंट्री में से एग्जिट लेना आपके लिए फिजिबल नहीं रहता। उसकी मेन रीजन ये होती है कि जब आप किसी कंट्री में जाके इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्वायर करते हैं, तो ओनरशिप के अंदर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसके अंदर एक सर्टेन पोर्शन जो है वो आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि रिकवरेबल नहीं रही है अब आपके लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर बात करूं तो इसको कहा जाता है सिंकिंग कॉस्ट। तो ये बेसिकली जब आप कहीं पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक सर्टेन पोर्शन आपका सिंकिंग कॉस्ट का होता है, सॉरी सिंकिंग कॉस्ट कह रहा हूं, संक कॉस्ट का होता है। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि आपने एक मरतबा इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल भी कर देंगे तो वो रिकवरेबल नहीं होगी। इसकी आसान तरीन एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप एक मोबाइल फोन, एक स्मार्टफोन परचेज करें और बॉक्स को ओपन करते साथ ही वहीं पे खड़े खड़े उसी दुकानदार को भी वापस कर देंगे वो मोबाइल, तो भी वो आपको आपकी टोटल प्राइस वापस नहीं करेगा, बल्कि उसमें से कोई 5-6 हजार 10,000 रुपया कम करके आपको वापस करेगा, ऑल बीट के आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। सो बेसिकली जब आपने एक मोबाइल परचेज किया, उसकी ओनरशिप एज्यूम की, तो उस ओनरशिप के एज्यूम करने में एक सर्टेन अमाउंट आपकी संक कॉस्ट में चली गई है। अब आप उस मोबाइल को फौरी फौरी भी बेच देंगे तब भी वो अमाउंट, वो 4-5 हजार रुपया आप रिकवर नहीं कर सकेंगे, अनलेस उसको रिकवर करने का, संक कॉस्ट को रिकवर करने का एक ही तरीका होता है कि आपने वो इन्वेस्टमेंट, वो परचेजिंग जिस पर्पज के लिए की थी ओरिजिनली, आप उस पर्पज को फुलफिल करके इकोनॉमिकली उसको रिकवर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपने वो सेल फोन इस्तेमाल के लिए लिया था, तो आप उसे 1 साल 2 साल इस्तेमाल करके उसकी यूटिलिटी को पूरा एक्वायर करके तो फिर आप अपनी उस कॉस्ट को रिकवर कर सकते होते हैं। तो चूंकि संक कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं ओनरशिप एक्वायर करने में, इसलिए जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है तो कंपनीज के लिए फिर फौरी तौर पे उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके एग्जिट लेना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जब भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है वो हमेशा सोच समझ के प्लानिंग के साथ की जाती है, क्योंकि कंपनीज को पता होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क एलिमेंट भी ज्यादा है और उसके अंदर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से नॉर्मली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कंपनीज का कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती, फर्स्ट चॉइस नहीं होती किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर इंटरनेशनल प्रेजेंस शो करने के लिए। कोई भी कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाती
अनलेस के दूसरे कंट्री के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, और वो नॉर्मली तभी होता है जब उस कंट्री की पॉलिटिकल जो आउटलुक है, उस कंट्री की पॉलिसीज जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा हैविली सपोर्ट कर रही होती हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चूंकि नॉर्मली जॉब क्रिएशन करती है, जारी बात है जब आपने एक कंट्री के अंदर जाके एक फैक्ट्री लगा दी, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, तो सारी बात है वहां पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ना सिर्फ आप जॉब्स क्रिएट करते हैं बल्कि आप टैक्स बेनिफिट जनरेट करते हैं दूसरे कंट्री के लिए, आप जीडीपी जनरेट करते हैं दूसरे कंट्री के लिए। तो बेसिकली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से जो रिसीविंग कंट्री है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होती है, बहुत ज्यादा हो गया तो मीडियम टर्म में जाएगी, 1 साल से बढ़ गया तो 1.5 साल के अंदर अंदर लोग इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्विक प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं। तो वो बहुत लॉन्गर टर्म के लिए अपने फंड्स को कमिट नहीं करते, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी उसका बेनिफिट लेके एग्जिट लिया जा सके। और चूंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो इसलिए उनको नॉर्मली टाई अप करके एग्जिट लेना कंपनीज के लिए इजी होता है। और नॉर्मली ये किसी किस्म की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट नहीं करती हैं, किसी किस्म की प्रोडक्शन नहीं होती, किसी किस्म की जीडीपी जनरेट नहीं कर रही होती, कम से कम रियल जीडीपी ये जनरेट नहीं कर रही होती इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। सो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल जरूर होती है, लेकिन लेस बेनिफिशियल एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी कंट्री होगा उसके लिए मोस्ट बेनिफिशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट आर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। देन कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स आ जाती हैं। कंपनीज जो हैं वो दूसरे कंट्री के अंदर जारी बात है अपनी प्रेजेंस शो करने का एक तरीका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो रिस्की होती हैं, वहां पे कंपनीज को बहुत सारे लीगल और सोशल इश्यूज को फेस करना पड़ता है, और एट द सेम टाइम वहां पे फंड्स को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कमिट करना पड़ता है, क्योंकि वहां से एग्जिट इजीली नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। तो समटाइम्स कंपनी किसी दूसरे कंट्री के अंदर अपनी फिजिकल प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स को चूज करती हैं। देयर आर डिफरेंट कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। इनमें से बहुत सारी कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉमनली और इजीली मिक्सअप की जाती हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस मौजूद होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत उनके डिफरेंसेस को भी इलेबोरेट करते जाएंगे। जो बहुत कॉमन कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट हैं वहाँ वो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स या फ्रेंचाइजिंग की फॉर्म में सामने आते हैं। फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस एक बहुत कॉमन बिजनेस है। बेसिकली दोनों लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग दोनों के अंदर एक वेल स्टेब्लिश कंपनी जो है वो अपने इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज किसी दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड कर रही होती है। कोई ऐसा बिजनेस जो जिसके पास कैपेसिटी नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की या इनोवेशन लाने की, तो वो इनोवेशन की फील्ड में जाने के बजाय, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की बजाय, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं उनसे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट या फ्रेंचाइजिंग के जरिए उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। डिफरेंस ये है कि लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स के अंदर सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इस्तेमाल करने की अथॉरिटी मिलती है। दैट मीन्स टू से कि आपको किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्शन का फॉर्मूला मिल जाएगा, प्रोडक्शन का मैकेनिज्म मिल जाएगा, कोई प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं इस चीज के मुतल्लिक आपको मिल जाएगा, और लाइसेंस आपको सिर्फ ये होगा कि आप उनकी बताई हुई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स के अंदर आप दूसरी पेरेंट कंपनी की, लाइसेंस प्रोवाइडर की, ना तो कंपनी का नाम यूज कर सकते हैं, ना उनका बिजनेस मॉडल यूज कर सकते हैं, ना ही वो कंपनी आपको किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो सिर्फ आपको अपनी एक डिजाइन जो है
प्रोडक्ट का या अपना एक फॉर्मूला जो है किसी प्रोडक्ट को बनाने का, वो आपसे शेयर करते हैं और उसके बाद आप अपने बिजनेस को किस तरह कैरी करते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह उसको रन करते हैं, आपने मार्केटिंग किस तरह करनी है, मार्केट शेयर को एक्वायर किस तरह करना है, ये सब आप पे डिपेंड कर रहा होता है। इसमें कहीं भी आपकी पेरेंट कंपनी आपको हेल्प आउट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड फ्रेंचाइजिंग के अंदर आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज नहीं कर रहे होते, बल्कि दूसरी कंपनी के ब्रांड नेम को, उनके सर्विस स्टैंडर्ड्स को, उनके सर्विस ऑपरेटिंग मेथड्स को, इन सब चीजों को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स की बात करूं तो मोस्टली ये मेडिसिन की फील्ड में यूज होती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत कॉमनली इसको यूज करती हैं। आपने अक्सर दवाइयों के ऊपर देखा होगा कि कंपनी कोई और है लेकिन उन्होंने उसके ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड अंडर द लाइसेंस ऑफ फलां फलां कंपनी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है कि जहां पे हमारा एक लोकल प्रोड्यूसर, लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है किसी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी से उनकी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लेके उसको पाकिस्तान में अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, अपने तरीकेकार के मुताबिक बना के मार्केट कर रही होती है। ऑन द अदर हैंड फ्रेंचाइजिंग की बात करें तो पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये सारे फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। या फिर आप यूफोन, मोबिलिंक, इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं। सो फ्रेंचाइजिंग के अंदर फ्रेंचाइज आप जहां पे स्टेब्लिश करते हैं वहां पे कंपनी का लोगो भी आपको इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है। आप सिर्फ एक एनुअल फीस पे करते हैं और उसके बाद कंपनी के सारे रिसोर्सेज तकरीबन आपके पास आ जाते हैं। कंपनी ही आके आपके यहाँ आपके सिस्टम्स के अंदर अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है, आपको अपने डेटा की एक्सेस प्रोवाइड करती है, आपको सिम्स प्रोवाइड कर रही है। सो कंपनी बेसिकली आपके ऑपरेशंस को रन करने में आपको हेल्प आउट कर रही है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल लाइसेंसिंग की तरह, लाइसेंसिंग में भी आप एक लाइसेंसिंग की एनुअल फी पे करते हैं, यहाँ भी फ्रेंचाइजिंग की आप एक एनुअल फी पे कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजिंग के अंदर आपको ज्यादा सपोर्ट अवेलेबल होती है एज कंपेयर टू लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। इसी तरह कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स को फर्दर आगे एक्सटेंड करते हैं तो दो और मेथड जो हैं कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट के, वो जॉइंट वेंचर्स और आउटसोर्सिंग की फॉर्म में आते हैं। जॉइंट वेंचर्स बेसिकली एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलके एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जहां पे दो कंपनीज, कोई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी एक कंपनी के लिए उसके ऊपर इन्वेस्ट करना फिजिबल नहीं रहता, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो उन जगहों के ऊपर कंपनीज जॉइंट वेंचर्स के जरिए पार्टिसिपेट कर लेती है। और जब जॉइंट वेंचर्स बनते हैं तो जॉइंट वेंचर्स के अंदर दोनों कंपनीज अपनी अपनी आइडेंटिटीज जो हैं वो महफूज रखती हैं। वो कोई ये नहीं होता कि दोनों कंपनी मिलकर कोई नई कंपनी बना लेते हैं, नहीं, बल्कि दोनों कंपनीज अपने अपने होम कंट्री के अंदर अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखती हैं। सिर्फ जो करंट प्रोजेक्ट है जिसको रन करने के लिए वो जॉइंट वेंचर में जा रहे हैं, उस एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो जॉइंट वेंचर का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट आपको इसकी अगर एग्जांपल बताऊं तो फॉर एग्जांपल सैमसंग और सोनी जो है वो दो अलग अलग कंपनीज हैं। वो अपने अपने जगहों पे काम कर रहे हैं, अपने होम ग्राउंड के अंदर या यूएस के अंदर वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन लेट्स सपोज कि एशिया के अंदर उनको लगता है जी कि हम अकेले अकेले compete कर रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। हुआवे जो है, क्योंकि एशिया उसका अपनी होम फील्ड है, चाइना की कंपनी है, तो चाइना के लिए एशिया को एक्वायर करना ज्यादा आसान है, कॉस्ट भी उनकी कम आती है, तो इसलिए हमारे लिए उसको compete करना जरा मुश्किल हो रहा है। तो क्यों ना हम एशिया की मार्केट को ज्वाइंट वेंचर के जरिए कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि समहाउ हुआवे को
हुआवे के इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज किया जा सके। तो इस तरह के केस के अंदर कंपनीज मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाती हैं और जॉइंट वेंचर के जरिए वो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। इसकी एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो यूरोप के अंदर सोनी और एरिक्सन का जॉइंट वेंचर था। सोनी एंड एरिक्सन यूएस के अंदर दोनों कंपनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम डूइंग अदर थिंग्स। दोनों कंपनीज यूएस के अंदर कंपीट करती हैं एक दूसरे को। सोनी एक अलग कंपनी है, एरिक्सन एक अलग कंपनी है। यूरोप के अंदर जब इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए तो सारी बात है यूरोप की जो होम ग्राउंड कंपनीज थी लाइक वोडाफोन होगी और दूसरी होगी, उनकी तरफ से टफ कंपटीशन मिल रहा था इन दोनों को। तो उन्होंने यूरोप के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए इन दोनों कंपनीज ने जॉइंट वेंचर किया और सोनी एरिक्सन के नाम से एक जॉइंट कॉम्बिनेशन कंबाइंड एंट्री जो है वो यूरोप के अंदर इंट्रोड्यूस की। दोनों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके यूरोप की मार्केट को कैप्चर किया। तो इस तरह कंपनी समटाइम्स एक बड़े प्रोजेक्ट को विन करने के लिए जॉइंट वेंचर्स के अंदर चली जाती हैं। आउटसोर्सिंग ऑन द अदर एंड होती है कि जहां पे कोई कंपनी अपने अनडिजायर्ड ऑपरेशंस को, ऐसे ऑपरेशन जो उनके लिए खुद कैरी करना जरा कॉस्टली साबित हो रहा है, लेस बेनिफिशियल है, वो ऐसे ऑपरेशंस को किसी दूसरी छोटी कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं। मोस्टली ये वहां पे होता है जहां पे कंपनीज जो हैं उनका साइज बढ़ते बढ़ते बहुत लार्ज कॉरपोरेशन जॉइंट कंपनीज तक, जॉइंट कंपनीज में चला जाता है। लाइक कोका कोला की अगर आप बात करें तो कोका कोला पाकिस्तान की ही बात कर लें तो पाकिस्तान के अंदर कोका कोला डिस्ट्रीब्यूशन का काम खुद नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग वो खुद करते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वो खुद नहीं करते। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डेवलप करना और उनको मैनेज करना वो उनके लिए कॉस्टली होगा, बेनिफिट उसका कुछ नहीं है पाकिस्तान की मार्केट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने आउटसोर्स की हुई है कोका कोला ने। सो कंपनीज, बड़ी कंपनीज जो हैं वो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि अपने छोटे ऑपरेशंस को आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्सिंग की एक और कॉमन एग्जांपल जो है वो कॉल सेंटर्स की आती है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इन हाउस कॉल सेंटर मैनेज नहीं करती। दैट मीन्स टू से कि कॉल सेंटर में जो एजेंट्स बैठे होते हैं या कॉल सेंटर में जो आपकी कॉल जा रही होती है वो यूफोन की अपनी यूफोन या मोबिलिंग की अपनी कंपनी को नहीं जा रही होती, बल्कि छोटे मोटे कॉल सेंटर जो डिफरेंट सिटीज के अंदर स्टैब्लिश हुए हैं उनमें से कोई एक कॉल सेंटर कंपनी चूज करके अपनी कॉल सेंटर सर्विसेज जो है वो आउटसोर्स कर रही होती है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनी को ये मिलता है कि कंपनी को फुल टाइम वर्कर्स हायर नहीं करने पड़ते। उन वर्कर्स की कंपनसेशन, उन वर्कर्स की आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम से कंपनी बच जाती है और एट द सेम टाइम उनको उनकी मर्जी की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं। फिर कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स की ही बात करें तो इसके अंदर एक बहुत कॉमनली परसीव्ड जो टर्म है मर्जर एंड एक्विजिशन की। नॉर्मली मर्जर एंड एक्विजिशन को कंबाइंड टर्म के तौर पे पढ़ाया जाता है और मर्जर एंड एक्विजिशन को एक दूसरे का रेसिप्रोकल समझा जाता है, इनको एक दूसरे की जगह यूज किया जाता है। ऑल बीट के मर्जर एंड एक्विजिशन दो मुख्तलिफ टर्म है, तकरीबन तकरीबन काम एक जैसा ही होता है लेकिन फर्क होता है कि मर्जर का मतलब बनता है टू कंबाइन, कि जहां पे दो कंपनीज आपस में कंबाइन हो रही हैं और वो कंबाइन होने के बाद एक नई तीसरी कंपनी बनती है। एक्विजिशन ऑन द अदर होता है टू एक्वायर, कि जहां पे एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को बाय इन कर रही है, परचेज कर रही है। मर्जर नॉर्मली होता है एक जैसी साइज की कंपनीज के ऊपर, कि जहां पे लेट्स सपोज जी के मार्केट के अंदर 3 प्रोड्यूसर्स थे और 2 उसमें से छोटे साइज के प्रोड्यूसर्स थे, एक बड़ा प्रोड्यूसर था। तो 2 प्रोड्यूसर आपस में मिलके मर्ज करके वो उस बड़े प्रोड्यूसर के लेवल के ऊपर आ जाते हैं और इस तरह उनको उसको compete करना
इजी हो जाता है। सो मर्जर में बेसिकली दो एक ही साइज की कंपनीज जो हैं वो मर्ज करती हैं एक दूसरे के साथ, और मर्ज होने के बाद वो एक बड़े लेवल की कंपनी एस्टेब्लिश कर लेती हैं। ऑन द अदर एंड एक्विजिशन में एक बड़ी कंपनी होती है जो कि एक छोटी कंपनी को, अपने से लेस पावरफुल कंपनी को एक्वायर कर रही होती है। मर्जर जो होता है वो नॉर्मली एमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के जरिए परफॉर्म किया जाता है। इसको भी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। जब हम आगे चल के मोड्स ऑफ एंट्री पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, एंड के चैप्टर्स के अंदर जाके, तो वहां हम इसको इन लेंथ एंड ब्रेथ देखेंगे कि ये एमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होती है, किस तरह की इसके अंदर लीगैलिटीज इन्वॉल्व होती हैं और क्या कुछ शामिल होता है। बट ये दो मेथड यूज होते हैं मर्जर के लिए। एक्विजिशन के लिए भी दो मेथड होते हैं, वॉलंटरी टेक ओवर होता है और हॉस्टाइल टेक ओवर होता है। इसको भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। बट इवेंचुअली मर्जर एंड एक्विजिशन ये दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, बट दोनों बेसिकली कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स हैं कि जहां पे आप किसी ना किसी कोलैबोरेशन के जरिए किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके उसकी किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं या उसकी किसी कंपनी के साथ मर्ज अप हो रहे हैं। फिर इन मर्जर एक्विजिशंस के नतीजे में या समटाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नतीजे में कंपनीज फॉर्मुलेट होती हैं, सब्सिडरीज क्रिएट होती हैं, और इन सब्सिडरीज की मदद से एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज एमएनई वजूद में आती है। एमएनईज बेसिकली ऐसी कंपनीज को कहते हैं जो कि कम से कम कोई 3-4 कंट्रीज के अंदर बैक वक्त अपनी फिजिकल प्रेजेंस रखती हो, और फिजिकल प्रेजेंस नॉट इन द फॉर्म ऑफ सम जॉइंट वेंचर और सम मर्जर्स, बल्कि नॉर्मली मल्टीनेशनल एंटरप्राइज जो बनती हैं वो या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नतीजे में बनती हैं कि स्क्रैच से एक फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में आई और उन्होंने यहाँ पे आके लैंड परचेज किया और जनाब फैक्ट्री बनाई, और फैक्ट्री बनाने के बाद एक कंपनी रजिस्टर की, और वो जो आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी के वो जो स्टेप्स पड़े हैं, उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक नई कंपनी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर करवाई और जनाब उसको अपनी सब्सिडरी के तौर पे रन करना शुरू किया। ये है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या दूसरा मेथड मल्टीनेशनल एंटरप्राइज बनाने के लिए होता है एक्विजिशन का, के बजाय इसके कि आप स्क्रैच से कंपनी लेके चलो, आपने वॉल्स क्रिएट करनी थी, तो व्हाई शुड यू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, व्हाई नॉट टू बाय द ऑपरेशंस ऑफ पोलका जो कि एक पहले से एस्टेब्लिश कंपनी है। तो आप एक्विजिशन करते हैं और एक्विजिशन के जरिए अपनी कंपनी को एक्सपेंड करते हैं। सो ये दो मेथड नॉर्मली यूज किए जाते हैं। जॉइंट वेंचर्स के जरिए या मर्जर्स के जरिए अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो नॉर्मली ऐसी कंपनीज को जो जॉइंट वेंचर्स के जरिए अपनी फिजिकल प्रेजेंस इंश्योर करती है, उनको मल्टीनेशनल एंटरप्राइज नहीं कहा जाता। इंटरनेशनल कंपनीज वो हैं, लेकिन मल्टीनेशनल एंटरप्राइज नहीं है। नॉर्मली मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो 4-5 कंट्रीज के अंदर बैक वक्त अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है। मल्टीनेशनल कंपनी एंटरप्राइजेस की आप एग्जांपल लेना चाहें तो कोका कोला, यूनिलीवर, नेस्ले, ये इनके एग्जांपल हैं जो कि 100+ और 50+ कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही हैं और बहुत सक्सेसफुली अपने तमाम बिजनेस मॉडल्स को लेके चल रही हैं। सो ये हमारे एंट्री के मोड्स हैं, वो तरीक़ेकार जिनकी मदद से बिजनेसेस जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल बनती हैं। अगेन ये यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक था, इन सब को हम डिटेल में आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर टेबल के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमारा लास्ट पार्ट बेसिकली मोड्स ऑफ एंट्री ही है इन इंटरनेशनल बिजनेस।
हम उसको डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे। सो गोइंग फॉरवर्ड विद आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सो अभी तक हम ग्लोबलाइजेशन को भी कवर कर चुके हैं, कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस में क्यों जाती हैं ये भी हमने पढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन का फ्यूचर और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो भी हम पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट हम ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किस किस तरह से कंपनीज जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करती हैं, किस किस तरीके से वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। सो फाइनली हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के, दैट इज के सोशल साइंस किस तरह हमें हेल्प आउट करती है इंटरनेशनल बिजनेस की नॉर्म्स को समझने के लिए, और किस किस तरह इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज और डोमेस्टिक बिजनेस एक्टिविटीज एक दूसरे से डिफर करती हैं। सो क्या मेन डिफरेंसेस हैं डोमेस्टिक मार्केट या डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, और किस तरह वो इफेक्ट करती हैं हमारी लर्निंग को। ठीक है जी। सबसे पहली चीज जो इसमें अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए आप कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स के जरिए कर रहे हैं, चाहे आप कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट के जरिए कर रहे हैं, हाउएवर यू आर चूजिंग टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इट्स अ रिस्की वेंचर। ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं, आपका अच्छा खासा टाइम एंड एफर्ट उसके अंदर शामिल हो रही होती है, और लॉसेस के चांसेस, फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेशली वो फेलियर के चांसेस आते हैं कि जब आप टोटली सोशल साइंसेस के नॉर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं करते कि किस तरह आपकी इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर सोशल साइंस अपना पार्ट प्ले कर रही है। जाहिर बात है जब आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाके ऑपरेट करते हैं तो वहाँ का कल्चर मुख्तलिफ है, वहाँ के नॉर्म्स मुख्तलिफ हैं, वहाँ के लोगों की आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, समटाइम्स लैंग्वेज मुख्तलिफ है। तो अगर आप की ग्रिप सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं है, आपको नहीं पता कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह अपना पार्ट प्ले करती है आपकी स्ट्रेटजीज को बनाने में, उनकी कामयाबी या नाकामी के ऊपर, आपको अगर नहीं पता कि कल्चर किस किस तरह से बिजनेस डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, तो मोस्ट लाइकली आपका वो बिजनेस वेंचर जो है वो फेलियर का शिकार होगा। अगेन आपको एक स्लाइड जिसके अंदर मैंने बिजनेस का और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन आपको बताया था, वो बेसिकली एक लर्निंग मॉडल है आपके लिए कि बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अगर आप ये समझें कि इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए आपके पास सिर्फ बिजनेस की नो हाउ, बिजनेस का नॉलेज होना काफी है, तो आप फेलियर का शिकार होंगे। आपको सिर्फ बिजनेस का नो हाउ होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल वेरिएबल जो हैं, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, उनको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे उनको कंट्रोल करना है। जब आप उनको सक्सेसफुली कंट्रोल करेंगे तभी आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। सो सोशल साइंस के डिसिप्लिन को अंडरस्टैंड करना इंतहाई जरूरी होता है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बनने जा रहे हो। नॉर्मली तीन तरह के फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस वेंचर्स को, उनके सक्सेस या फेलियर को इफेक्ट करते हैं। दे आर फिजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और कंपेटिटिव फैक्टर्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो फिजिकल फैक्टर में जियोग्राफिक इन्फ्लुएंस और डेमोग्राफिक डिफरेंसेस और इस तरह के दूसरे फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। जियोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस बेसिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके बिजनेस डिसीजंस को। जाहिर बात है जिस कंट्री के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी जियोग्राफिक लोकेशन कैसी है, उस जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से उसकी पॉलिसीज किस तरह इफेक्ट हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्न करना आपके लिए। अगर आप उसको सही तरह इवेल्युएट नहीं करेंगे, आप अपना बिजनेस डिसीजन गलत लेंगे तो आपके लिए लॉसेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होता है कि बहुत सारे डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन्स ऐसे हैं कि जो कि बिजनेस के लिए रिस्की भी हो सकते हैं
और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर बात करें तो जियोग्राफिकली पाकिस्तान एक बहुत आइडियल लोकेशन पे वाक़या है। हमारी जो गवादर पोर्ट है वो एक डीप सी पोर्ट है कि जहाँ पे शिप्स को पोर्ट के ऊपर आने के लिए किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आके वो पोर्ट के ऊपर एंकर डाल सकता है। बट थिंग इज के और एट द सेम टाइम गवादर पोर्ट एक ऐसी जगह पे वाक़ है कि जो कि रूट है इंटरनेशनल ट्रेड का बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ये ईस्ट एंड वेस्ट से गुजरने वाले जो शिप्स हैं वो इसी रूट से गुजरते हैं। तो ये एक बहुत आइडियल जियोग्राफिक लोकेशन पे वाक़ है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ जियोग्राफिक इन्फ्लुएंस के हमारा एक नेबर इंडिया है जिसके साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे नहीं है। तो जब हमारे वहां पे टर्म्स अच्छे नहीं होंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी हमारी पोर्ट पे आने से डरेगी। ऑल बीट के वो पोर्ट बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी वक्त दोनों कंट्रीज के क्लैश की वजह से हालात खराब हो सकते हैं। तो आपको देखना पड़ता है जब आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि जियोग्राफिक लोकेशन का बेनिफिट्स क्या है और उसके नेगेटिव या एडवर्स इम्पैक्ट क्या है। तो उन दोनों को एनालाइज करने के बाद ही आप अपना बिजनेस डिसीजन लेते हैं। इसी तरह डेमोग्राफिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके बिजनेस डिसीजन को। डेमोग्राफी बेसिकली जो किसी पॉपुलेशन का मिक्स होता है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है कि किसी पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, मेन एंड वुमेन की रेशो क्या है, एल्डरली और चिल्ड्रन की रेशो क्या है। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अब आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जिस कंट्री को आप टारगेट करने जा रहे हैं वहां पे इन्फेंट्स की रेशो, छोटे बच्चों की तादाद जो है पॉपुलेशन में वो बहुत कम है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बल्कि आपको इन्वेस्टमेंट उन जगहों पे करनी चाहिए जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, एशियन कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल। सो वहां पे आपका बिजनेस ज्यादा बूम कर सकता है। सो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करना और उसके मुताबिक बिजनेस डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस डिसीजन की सक्सेस के लिए। इसी तरह सोशल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा हैविली इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस डिसीजन को। वैसे तो सोशल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं जो कि हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे डिसीजंस की सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करते हैं, और इसको हम वेरी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ब्रीफली उसको लेके चल रहे हैं। 3 एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि लीगल पॉलिसीज इम्पैक्ट कर सकती हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं, या इकोनॉमिक फोर्सेस। तो सोशल फैक्टर्स जो हैं, आपकी जो लीगल पॉलिसीज हैं, जो लॉज हैं दूसरे कंट्री के, वो ऑब्वियसली आपके वे ऑफ ऑपरेटिंग योर बिजनेस इस चीज को इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप किसी ऐसे कंट्री से उठ के आ रहे हैं कि जहाँ पे लीगल प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, इंसाफ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, और आप उठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के जहाँ पे कोर्ट केस करो तो अगले 20 साल तक वहां पे उसका कोई फैसला ही नहीं आता, तो आपको ऑल टुगेदर अपने स्ट्रेटजी को रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाती है। आपको उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करना जरा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह बिहेवियरल फैक्टर्स हैं, जाहिर बात है जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं तो लोगों के बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं। किसी कंट्री के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स को बड़े कदर की निगाह से देखा जा रहा है, दूसरे कंट्री के अंदर हो सकता है आप पाकिस्तान में आके वही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और जनाब वहां पे रिलीजियस फैक्टर जो है वो आपकी प्रोडक्ट के खिलाफ फतवे दे रहा है या उसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपके बिजनेस डिसीजन जो है इम्पैक्ट होते हैं। सो बिफोर यू एंटर इनटू दैट कंट्री और एंटर इनटू investment decision with a specific country, you have to carefully analyze what are the different pressure groups in that countries, how they behave, how they react to different items.
आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है दूसरे कंट्री को, थोड़ी उसकी हिस्ट्री में, थोड़ी उसके नॉर्म्स एंड कल्चर्स की नो हाउ लेना पड़ती है। नॉर्मली कंपनीज जब किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना जाती हैं तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस डायनामिक्स को समझने वाले लोग जो हैं, वो उस कंट्री को विजिट करके कुछ अर्सा वहां पे गुजार के, वहां के लोगों के अंदर रह के इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और उनके रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि इस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना फिजिबल होगा कि नहीं होगा। इसी तरह इकोनॉमिक डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी कंट्री का, क्योंकि उस कंट्री के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो आपके बिजनेस को ऑब्वियसली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगी। और फिर वहाँ के लोगों के जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग है वो डिटरमिन करेगी कि आपकी टारगेट मार्केट कितनी होगी, लोग आपके प्रोडक्ट परचेज करने की बाइंग पावर रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक डेटा से आपको अवेलेबल होते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आपको अपने इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको क्लोजली मॉनिटर करने की, अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी इन तमाम सोशल फैक्टर्स को, और फिर उनको अकाउंट फॉल करते हुए आप एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप एक ऐसे प्लान बनाएंगे कि जिसके अंदर आप इंश्योर कर सकें कि वो सोशल फैक्टर्स आपको एडवर्सली इम्पैक्ट ना करें, बल्कि वो आपके बेनिफिट में है। देन थर्ड हमारे पास आता है जी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। आपको देखना पड़ता है कि जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है। स्पेशली ये देखना पड़ेगा कि कंपेटिटिव स्ट्रेटजी क्या उस कंट्री में इस्तेमाल हो रही है। जाहिर बात है, आप अपने कंट्री के अंदर, अपने होम कंट्री के अंदर जो स्ट्रेटजी ऑप्ट करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या किसी दूसरे कंट्री के अंदर जहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वही स्ट्रेटजी एज इट इज आप अप्लाई करेंगे तो वो सक्सेसफुल भी हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी एशियन कंट्री के अंदर या लो इनकम कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पे मोस्ट लाइकली कॉस्ट बेनिफिट जो है या कॉस्टिंग की स्ट्रेटजी, आप कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटजी आप ऑप्ट करते हैं तो आप इजीली सक्सेसफुल हो जाते हैं। दैट मीन्स टू से कि आप अपने कंपेटिटर से कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ऑफर कर रहे हैं, प्राइस लीडर बनते हैं आप। लेकिन यही स्ट्रेटजी आप उठ के यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आप फेलियर का शिकार होंगे, क्योंकि वहां के लोग क्वालिटी के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन प्राइस। सो वो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। वहां पे आप, जाहिर बात है, जब आप कॉस्टिंग स्ट्रेटजी ऑप्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो जाहिर बात है जब आप क्वालिटी को सेक्रीफाइस करके अपने प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च करेंगे तो कोई आपके प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो आपको देखना पड़ता है कि जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां पे पहले से आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो किन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं, आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या है, आप किस तरह अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करके बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। देन उसके बाद कंपनी के रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस देखना पड़ता है कि आप जिस मार्केट के अंदर एंट्री लेने जा रहे हैं उस मार्केट के अंदर पहले से आपके कंपेटिटर किस लेवल के हैं। जाहिर बात है वो एक लंबे अरसे से उस मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस उस मार्केट का अब ज्यादा होगा आपकी निस्बत। अगर उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है तो आपके लिए उस मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना जरा मुश्किल होगा। तो आपको एनालाइज करने की जरूरत होगी कि क्या उस मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने की जो कॉस्ट है, जाहिर बात है जब आपके कंपटीशन टफ है तो आपको ज्यादा मार्केटिंग एफर्ट करना पड़ेगी, ज्यादा आपको एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ेंगे। तो क्या आपके लिए ये फिजिबल है कि आप उसी मार्केट को टारगेट करें या किसी ऐसी मार्केट को ढूंढें कि जहां पे आपको कंपटीशन
कम फेस करना पड़े। तो जब आप बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं तो आपको केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है कि जिस कंट्री के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट किस किस्म का है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लेते हैं। So this is end of chapter 1. Also at the same time this is end of part 1. मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक आइडियाज हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ गए हों, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स आगे चल के हमारे लिए बेसलाइन प्रोवाइड करेंगे, और इन्हीं की मदद से हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को इवेल्युएट करेंगे। Like always, thank you all for participation. किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हों, आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं मेरे लेक्चर्स को इम्प्रूव करने के लिए, आपको लगता है कि मेरी स्लाइड्स के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम के अंदर ज़रूर शेयर करें। या वो स्टूडेंट जो किसी दूसरे कैंपस से बिलोंग करते हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के थ्रू मुझे अपने कमेंट्स भिजवा सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भिजवा सकते हैं। सो आइदर वे अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स जरूर मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि ये मेरे लिए आपकी तरफ से फीडबैक होगी, और इस फीडबैक की बेसिस के ऊपर ही मैं अपने आने वाले लेक्चर्स को मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूँ।